हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। और DT14 FST के इस कड़ी में जो है आपका DT14 था, इसमें सारे 11 के सिलेबस आ रहे थे केमिस्ट्री के। तो चलिए इसको देखते हैं। शुरुआती कर रहे हैं। AlCl3 कैन बी डाइमराइज्ड वेयर BCl3 कैन नॉट। तो ये इनऑर्गेनिक का प्रश्न है और ब्लॉक केमिस्ट्री का है। और आपने पढ़ा ही है कि एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में होता है और बोरोन कौन से पीरियड में होता है। ठीक है, बोरोन का साइज क्या होता है, एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है। डाउन द ग्रुप क्या है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो BCl3 में अगर आप बात करो, BCl चलिए तो मैं DT14 की बात कर रहा नहीं। तो अगर आप बात करो कौन से BCl3 में बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होता है। स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग, ठीक है। दैट स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होने के कारण जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बोरोन और कार्बन का काफी स्ट्रॉन्ग है। वो केस आपके AlCl3 में नहीं देखा जाता है। ठीक है, AlCl3 में बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो AlCl3 क्या कर सकता है, डाइमराइज कर सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है रूट क्रॉस है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोरोन हैज एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा इसीलिए होता है कि बोरोन अपने कोवैलेंट नेचर के कारण क्या एक दूसरे से क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट नेटवर्क बनाता है। ठीक है, कोवैलेंट नेटवर्क बनाने के कारण क्या है कि उसको अगर आपको अलग अलग करना है, बोरोन बोरोन एटम में डालना है, तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि आपको बोरोन बोरोन के लिक्विड स्टेट में पहुंचाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। सो फॉर दैट बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। सर्च करेंगे बोरोन एटम्स आर जॉइंड बाय वैन डर वाल, नहीं, बोरोन इज कोवैलेंट सॉलिड। यस, बोरोन इज कोवैलेंट सॉलिड। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, बोरोन कोवैलेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है डायमंड इज अनअफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यस, बट नॉट दिस ग्रेफाइट। Graphite reacts with concentrated HNO3. Yes. Cu is toxic because it forms a complex with hemoglobin. Yes. Carboxyhemoglobin is 300 times more stable than oxyhemoglobin. All these things you know. ये भी सही है। C3O2 that is suboxide is a foul smelling gas. सही बात है। COCl2 is called no, it is called phosgene. COCl2 को क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं। इन्होंने बोला है फॉस्फीन ना, फॉस्फीन होता है PH3। फॉस्फीन क्या होता है, PH3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉस्फीन क्या होता है, PH3। फॉस्फीन क्या होता है, COCl2। ठीक है, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लास्ट वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखना चाहते हैं एसिडिटी ऑर्डर। तो हमारा पहला मॉलिक्यूल क्या है, बेंजीन रिंग है, एंड वी हैव फिनॉल। द सेकेंड वन वी हैव क्लोरीन है, एक मॉलिक्यूल आ गया है। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, and we have carboxylic acid again, and that's called benzoic acid with CH3 here. Okay, अब देखो क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो फेनोल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि ये दोनों हैं, ऑब्वियस सी बात है ये आगे निकल जाएंगे। इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो CH3 क्या है, CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा और जो एनायन बनते हैं उसको अनस्टेबल करेगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। तो ये जो बंदा है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगा। तो इफ दिस इज थर्ड वन, तो थर्ड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। देन वी हैव फोर्थ वन कौन सा है, ये है आपका फोर्थ वन। इसके बाद अब देखो क्या है, इन दोनों फेनॉल की बात करते हो। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो ये क्या करेगा, इस एनायन को जो O नेगेटिव बनने वाला है उसको स्टेबल करेगा, हेंस फेनॉल के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। तो जो आपका है ये सबसे, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, वो 2 होगा, और अंत में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो क्या देखना है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 के बाद कौन आना चाहिए,
3 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ कमिंग टू अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग जानते ही हो कि हम लोग जनरली मेडिकल पर्पस में इसका यूज़ करते हैं। जब ब्रोकन हेड आपके बोन्स होते हैं उसको जोड़ने में इसका यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आप उसको सेटल करते हैं, बोन्स को एक साथ रखते हैं, उसको वहाँ पे आप एक लेयर डालते हैं। तो होता क्या है, जिप्सम को हीट करने पे, व्हाट इज जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O इज कॉल्ड जिप्सम। इसको हीट जब करते हो अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है, दिस पार्टिकुलर जिप्सम मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है। कितना? हाफ ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है, एंड यू गेट CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2, half H2। नाउ दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ आपके पास क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिया, क्वेश्चन नंबर 6। ऑर्डर किसका? ऑर्डर ऑफ रेडियाई। क्या क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन का छोटा, देखो सिंपल सी बात है, जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो क्या होता है, रेडियस क्या होना चलता है, कम होता चला जाता है। तो बोरोन का जो रेडियस होगा वो बेरिलियम से छोटा होना चाहिएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो नाइट्राइड N3 नेगेटिव और Mg+2। सो बात करते हैं Mg+2 एंड N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 10। बट क्या है, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसके पास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस ज्यादा होगा। क्लियर? उसके बाद देखो कि आपके पास है लिथियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो क्या होगा, इनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का जो रेडियस है वो लिथियम से भी छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ कि दिस इज व्हाट दिस इज द ऑर्डर यू विल बी गेटिंग, ठीक है। सो Mg और नाइट्राइड और मैग्नीशियम+2 आयन में क्या है, तो बता सकते हो दोनों के पास, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण क्या है कि लिथियम पॉजिटिव आयन का क्या होगा, हल्का सा जो है रेडियस ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे आप थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है साइज छोटा होना चाहिए था, ये सारी चीजें आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7, which of the following which of them are correct? तो क्वेश्चन है P and R are metamers, where P and R, P हमारे पास है कार्बन नाइट्रोजन, देन कार्बन, दिस इज P, and what is R? R is कार्बन, then nitrogen, then carbon. No, both are not metamers, both are functional isomer. एक सेकेंडरी अमीन है, दूसरा जो है टर्सरी अमीन है, तो दोनों फंक्शनल है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि Q and S are chain isomer. What is Q and what is S? So let's see Q. Q is C and C, and what is S? No, not chain isomer. चेन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, चेन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, चेन डिफरेंट होना चाहिए, तो ये भी गलत है। R and S are functional isomer. Where is R? Where is S? This is S, and R is this is R. देखते हैं फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं। यस, दिस इज टर्शियरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो 5 कार्बन है। सिमिलरली हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन भी आपको उतने मिल जाएंगे, तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर हाईली कंडक्टिंग, दिस इज ड्यू टू, जब ये एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डालते हो जनरली क्या होता है, सो आपका सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, तुरंत लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये आपको सॉल्यूशन में पाया जाएगा। सो ड्यू टू दिस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स यू से कि जो हमारा सॉल्यूशन है काफी इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है और कंडक्टिंग है इन नेचर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? वी हैव टू कंपाउंड्स। सो एक ऐसा है, ओके, नाउ द अनदर कंपाउंड वी हैव इज सेम चेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन सेम है तो चेन आइसोमेरिज्म का जो हमारे पास ऑप्शंस था वो चला गया चेन सेम होने के कारण। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 चेन सेम है, पर हो क्या रहा है, जो आपका इथाइल ग्रुप का पोजीशन 4 नंबर पे था अब 3 पे आ गया है। मिथाइल नंबर का पोजीशन 3 नंबर पे था अब 4 नंबर पे चला गया है। मिथाइल नंबर का पोजीशन 5 पे था अब 2 नंबर पे चला गया है। तो क्या है, चेन में जो ग्रुप्स हैं, साइड ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। सो दिस टू विल बी कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 10। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कि कार्बन एटम अदर देन कार्बन इन द चेन होना चाहिए। पहला ऑप्शन ध्यान से देखो तो पहले वाला जो चेन है, इन द साइक्लिक चेन, हमारे पास ओनली कार्बन है यानी कि बेंजीन रिंग है, सो नॉट ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है आपके पास अगेन बेंजीन रिंग है, नॉट ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तीसरा इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखो, तीसरा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लग रहा है, पर क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन आ गया है, sp3 है, sp3 कार्बन होने के कारण क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। और चौथा जो है आपका दैट इज कॉल्ड पिरिडीन। पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसे है? देखो भैया, ये बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रोजन है, तो क्या मैंने बताया, साइकिल में एक नाइट्रोजन है, अदर देन कार्बन आ गया है। सो यस, क्या है ये? आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास है, एक पेंटेन है। ठीक है, तो लोकेंट रूल के हिसाब से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 से 1 3 4 आ रहा है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 तो 1 2 4 आ रहा है, तो ये गिनती ज्यादा आसान होगी। तो बताओ क्या होगा, 4 इथाइल देन 1,2 डाई मिथाइल, फिर क्या होगा बताओ, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, 4 इथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एसिड इज वीकर एसिड देन सेकेंड। पहला जो एसिड होना चाहिए वो वीकर एसिड होना चाहिए। तो पहला देखो फ्यूमेरिक एसिड है और मलिक एसिड है। तो क्या है, मलिक एसिड जो होता है वो फ्यूमेरिक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो मलिक एसिड जो है, इसमें थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। जैसे सैलिसिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होता है बेंजोइक एसिड के द्वारा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा नॉलेज। पिक्रिक एसिड में आपको पता ही है कि नाइट्रो ग्रुप होते हैं और वो प्लेन के बाहर, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये आपको पता है पिक्रिक एसिड काफ़ी स्ट्रांग होता है फिनॉल की तुलना में। फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? फॉर्मिक एसिड में आराम से रेजोनेंस हो सकता है, बेंजोइक एसिड में रिंग इंटरवेनिंग करता है रेजोनेंस में। ये सारी बातें पता है। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 1 और 2 में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था कि जो फ्यूमेरिक एसिड होता है वो मलिक एसिड से कम स्ट्रांग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कैटायन इज हाईली अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 13,
हाईली अनस्टेबल की बात कर रहा है। पहला जो है लिखते हैं C डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, नॉट अनस्टेबल, स्टेबल। देन C पॉजिटिव, तो क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो स्टेबल। देन थर्ड C पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रेजोनेंस। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो तो क्या है, ये जो बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी कैसे जाती है आपको पता ही है, ऐसे आती है। तो रेजोनेंस में हेल्प नहीं करेगा। आप सोचोगे सर ऐसे आ जाए, नहीं ऐसे नहीं। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे लेना पसंद करता है, तो क्या होगा इस पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे सारे लोग। हाउ मेनी आइसोमेरिक कीटोन्स आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। C5H10O, चलिए देखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट गिनोगे तो एक आएगा, तो मतलब क्या है कि एक ही जो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है वही डबल बॉन्ड है इसमें। सो C5H10O, सो C5H10O, व्हाट नंबर ऑफ कीटोन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, सो पहला है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्सेस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे डालेंगे डबल बॉन्ड O तो वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, तो टर्मिनल पे होगा नहीं। या तो इस जगह पे डबल बॉन्ड O आएगा या तो इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, यानी टोटल कीटोन हो सकते हैं इससे 2। ठीक है, ठीक। अब ब्रांच करते हैं, तो 1 2 3 4 ब्रांच यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगा देते हैं। तो बताओ डबल बॉन्ड O कहाँ आएगा, या तो ऑक्सीजन यहाँ पे डालेंगे, नहीं डाल सकते, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। यहाँ पे डालते हैं, क्या यहाँ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। यहाँ पे डबल बॉन्ड O डालेंगे तो टोटल 5 बॉन्ड बन पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक ही, टोटल कितने बनेंगे 2 + 1 3। ठीक है, कितने बनेंगे टोटल 3 कीटोन्स हम बना सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या होंगे, लोकलाइज्ड नहीं मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है CH3NH2, तो दिस इज वेरी बेसिक कंपाउंड, दिस इज वेरी बेसिक। देन NH3, दिस इज ऑल्सो बेसिक, यहीं पे लोन पेयर कहीं गया नहीं। CH3 CH2 NH2, ये भी बेसिक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा NH2। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ चला जा रहा है, रिंग में चला जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ये क्या होगा, सबसे कम बेसिक नेचर का होगा। विच अमंग द फॉलोइंग अल्केन इज मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन 16, अल्केन इज मोस्ट स्टेबल। पहला है इथीन, पहला ऑप्शन इज इथीन। दूसरा ऑप्शन इज प्रोपीन, इसके पास कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इनसे ये ज्यादा स्टेबल है। तीसरा ऑप्शन है C डबल बॉन्ड C, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। लास्ट C डबल बॉन्ड C, सो 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनाए जाएंगे, और जिसके कारण वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। When 2 keto groups of a compound are separated by methylene group, that is called beta dicarbonyl, then enol form becomes। देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो मान लीजिए एक कार्बोनिल ग्रुप ये है और ये सेपरेटेड है CH2 से। बोल रहा है कि इसका क्या कर रहे हैं, कीटो फॉर्म से आप इनोल फॉर्म बना रहे हैं। तो जब इनोल फॉर्म बनेगा तो मान लीजिए कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा होगा। हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल कम हियर,
bond formation. So what you will be getting is something like this. ठीक है, ये गया, आपने डबल बॉन्ड बना दिया, तो दिस इज लाइक दिस. सो ये क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर 6 मेंबर हाईली स्टेबल रिंग बनता है. तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो काफी स्टेबल बनता है. 6 मेंबर रिंग काफी स्टेबल होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, द डोमिनेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स एंड मूविंग डाउन द ग्रुप. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड रेडियस या एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है. तो आपने देखा होगा कि जो आई है उसकी वैल्यू क्या है, कम हो रही है. एटॉमिक रेडियस बढ़ने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर जा रहा है, सेंटर से न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा रहा है, तो उस पर इफेक्टिव चार्ज जो है वो कम लगना शुरू होता है. तो यस क्या है कि उस पर ये एक वन ऑफ द फैक्टर है, काफ़ी डोमिनेट फैक्टर है जो हमें आई के बारे में बताता है. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करिए. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4. बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए. क्वेश्चन 19 KMnO4 पे बताइए. तो लेट्स टेक x है, तो क्या होगा, +1 + x + 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 + 1 + 7. x की वैल्यू हो जाएगी +7. ठीक है. ओके. क्वेश्चन 20 है, विच हैज द स्मॉलेस्ट साइज. सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. तो देखते हैं, सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव, Mg2+, देन वी हैव Ne NO2-. सबके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स है. सबके पास आप इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन के बताएंगे, तो आपके सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही है. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या अगर हम देखें तो इसके पास कितना है, 11 है. इसके पास कितना है, 12 है. इसके पास कितना है, 10 है. इसके पास कितना है, 8 है. तो आप ध्यान से देखोगे तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 8 प्रोटॉन है. कहाँ पे ज्यादा दूर हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफी दूर चला जाएगा. क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए वो बहुत कम है इन ऑक्सीजन, एंड द न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इज वेरी हाई मैग्नीशियम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से खींच पाएगा, तो रेडियस कम हो जाएगा. तो क्या होगा, Mg+2 का रेडियस सबसे कम, देन सोडियम पॉजिटिव क्योंकि 11 प्रोटॉन खींच रहा है, फिर क्या, नियोन क्योंकि 10 प्रोटॉन खींच रहा है, फिर O2- क्योंकि वहां पे 8 प्रोटॉन खींच रहे हैं. ओके. अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन कौन सा है, 21. क्वेश्चन 21. In modern periodic table, the element with atomic number 118, atomic number 118 का मतलब है un11 ऑक्टियम. तो IUPAC बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, हैं. ओके. और क्या पूछ रहा है, इन द मॉडर्न द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 118 विल बी. तो अब ये मुझे बताओ कि बड़ा ही आसान सा तरीका है इसको करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक अनन ऑक्टियम की बात है, तो हमारे पास है 118 है. तो देखो क्या हो सकता है, सबसे नजदीक वाला हमारे पास जो नोबल गैस है कौन होगा, Rn. ठीक है. सो Rn दे दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन घटाओ, इसमें से 86 घटा दो, कितने बच गए. उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, ऑर्बिटल फिल हो जाएगा 5 वाला, 5f ऑर्बिटल टोटली फिल होगा. 5 के बाद बताओ कौन सा होगा, 118 में से मैंने 86 घटाया तो कितना हो गया बताओ. तो हो गया आपके पास, दिस इज 6d10 हो जाएगा, देन 7s2 भी होगा और 7p6 भी होगा. ओके. देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7s2 भी होगा और 7p6 भी होगा, यानी एक नया नोबल गैस ही आ रहा है, एक नया नोबल गैस ही आ रहा है, मतलब अगला स्टेप वाला नोबल गैस है. p6
इसका है अनोनॉक्टियम यानी 118 का जो P है और S है दोनों फिल्ड हैं, फुल्ली फिल्ड हैं। चिंता मत कीजिए, मैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाल देता हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के नीचे में आपको सॉल्यूशन के जो टर्म है, सॉल्यूशन जो सेक्शन उसके अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो देखो क्या है, 118 है, नाम बता दिया। अब क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन्स घटाए और ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल हो जा रहे हैं और सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है पूरा फिल हो रहा है, फुल्ली फिल्ड है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो S में और P में गया है। S2P6 का मतलब क्या है, S2P6 यानी कि जो आपका लास्ट का 8 इलेक्ट्रॉन है वो फुल्ली फिल्ड दिख रहा है, दैट मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहता है। S2P6 इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन 22 क्या बोल दिया, डिसोसिएशन ऑफ HA दैट इज द एसिड weak base is also given, the percentage hydrolysis। तो आपको क्या पता चाहिए कि H जो होता है कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये करता है Kw बटे Ka इंटू Kb। तो Kw की वैल्यू बताइए 10⁻14 और Ka की वैल्यू क्या है 10⁻⁻5। दोनों की वही है ना, 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 कितनी हो गई, लिख देता हूँ -5 10⁻⁻5। बताओ कितनी हो गई, 10⁻10 -2 ऊपर गया तो कितना 10⁻4, दैट इज 10⁻√10⁻4 दैट इज 10⁻2। परसेंटेज इज इक्वल टू H इंटू 100। सो क्या हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻2 दैट इज इक्वल टू 1%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 23, if 500 ml of 5 molar solution is diluted to the final volume of 1500 ml, what will be the molarity? तो देख लो V1M1 is equal to V2M2, so M2 is equal to V1M1 divided by V2, so V1 क्या है 500, molarity क्या है 5, V2 क्या है 1500 3, so 5/3 क्या होता है 5/3 is 1.67 मोलर। क्वेश्चन नंबर 24 द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो क्या पता है फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा, IE बढ़ता चला जाता है, IE क्या होता है बढ़ता चला जाता है। तो इसके अनुसार होना क्या चाहिए था, सोडियम का सबसे कम होना चाहिए था, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन। बट आपको क्या पता है, आपको एक चीज पता है, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड होने के कारण क्या होता है, इसमें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। आपको पता है कि फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो है इसको, और यहाँ देखो एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन निकालो स्टेबल बन जाएगा, फुल्ली फिल्ड बन जाएगा। तो क्या है इसके कारण, क्या है इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होता है कि आपका जो एग्जैक्टली जो ऑर्डर आता है, एल्यूमिनियम पीछे चला जाता है और मैग्नीशियम आगे आ जाता है। So this is not the correct, this is the correct one. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following contains both electrovalent, nothing called ionic bond and covalent bond? So MgCl2 both ionic bond, H2O covalent bond, but ammonium chloride, so NH4 chloride, this is called ionic bond, and in ammonium this is called covalent bond. So covalent, and this is ion. Which of the following is in order of increasing covalent character? देखिए क्या होता है, फजांस रूल आपने पढ़ाई होगा कि जैसे जैसे चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज करता है, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज करता है, आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हो। चार्ज ऑन कैटायन, तो आपको पास क्या है एनायन, दैट इज एनायन, एनायन जो है क्लोराइड फिक्स है। सो चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो CCl4 कितना है +4 है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट। देन अगला कौन सा है BCl3, BCl3
+3, उसके बाद ये आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा बताइए, बेरिलियम एंड देन लिथियम। तो चार्ज ऑन cation increases, covalent character increases. This is the root cause. Okay. Which of the following behaves as both oxidizing and reducing agent? Question number 27. Both oxidizing agent and reducing agent, and for that intermediate ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की आवश्यकता है। तो सर्च करते हैं किसमें हमारा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, H2SO4+6 हाईएस्ट। सो ये कोई एक ही काम कर पाएगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या कर पाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। H2O2 ऑक्सीजन क्या -1 में है, यस। ऑक्सीजन का हाईएस्ट क्या होता है, -2 से कहाँ जाता है, -2 से -1 0 +1, ठीक है, +2 तक जाता है कि नहीं। सो -2 से +2 जाता है, पर ये बीच में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो यस, दिस पार्टिकुलर कंपाउंड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी देखो H2S -2 ये क्या कर सकता है, दूसरे को सिर्फ रिड्यूस ही कर सकता है। और HNO3+5 ये भी हाईएस्ट है, ये क्या कर सकता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये सबसे लोएस्ट है, रिड्यूस कर सकता है, ये हाईएस्ट है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये दोनों कर सकता है। 2 moles of ideal gas expand spontaneously in vacuum। तो जैसे ही आपको पता है, वैक्यूम का मतलब होता है फ्री एक्सपेंशन मतलब कि Q0 W0 और क्या होता है बताओ, डेल्टा U0, ये सारी चीजें होती है। देखते हैं क्या पूछ रहा है, द वर्क डन इज 0। वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। in an ideal gas, not ideal gas, what's the question, repeated है ना, okay, so क्या है, the ratio of velocities of electron in third and fifth shell of He positive ion। question 29, velocity is equal to क्या होता है, 2.18 into 10 to the power 6 Ez/n, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। सो वेलोसिटी इन थर्ड यानी V3 बाय V5 क्या होगा बताइए, V3 बाय V5 करेंगे तो क्या होगा, Z की वैल्यू तो गई, Z से कोई मतलब नहीं है। सो 1/n3/1/n5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n3/n5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। सो दैट इज 3:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, 2.18 ऐसे भी कैंसिल होना है, इजेड ऊपर इजेड नीचे सेम है, कैंसिल हो जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, अगेन दिस इज रिपीटेड प्रॉब्लम। द इंक्रीज इन अंडरलाइन इंक्रीज द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर ऑफ 600 ml of it is increased from 27 to 47 degrees centigrade at constant pressure। So V1/T1 is equal to V2/T2। सो क्वेश्चन इज आस्किंग V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V1T2/T1। V1 की वैल्यू है 600 इंटू T2 की वैल्यू है 47 यानी कि 320 डिवाइडेड बाय 300। सो क्या हो जाएगा 640 ml। बट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग V2, क्वेश्चन इज आस्किंग डेल्टा V। सो डेल्टा V क्या हो जाएगा 640 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 40 ml। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भाई मेरे, 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ
वीक बेस, ये होना चाहिए। एसिटिक एसिड है, इसका मतलब सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड होना चाहिए साथ में। उसके बाद अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है CH3COOH प्लस NaOH। यस, क्या करेगा, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट बचेगा। तो ये तो बफर सॉल्यूशन का काम करेगा। अगला ऑप्शन नंबर दो में क्या है, CH3COOH प्लस अमोनियम क्लोराइड। नहीं भाई मेरे, क्या है, बफर सॉल्यूशन के लिए कॉमन आयन तो दिखना रहा भैया, कॉमन आयन तो होना ही चाहिए था, कॉमन आयन है नहीं। कॉमन आयन यहाँ पे एसिटेट आयन कॉमन हो जाता, यहाँ पे कॉमन आयन दिख भी ना रहा। देखो क्या हो रहा है, एक वीक एसिड है और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के साथ होना चाहिए सॉल्ट ऑफ, क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था, और ये वीक एसिड कौन सा, ये वाला होना चाहिए था। तो ये हमारा गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लो, H3BO3 एक वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट दैट इज Na2B47 है, दैट इज आल्सो करेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे फोर्थ ऑप्शन NH4OH प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, प्लस सॉल्यूशन में NH4OH भी होगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वी हैव आल्सो सम अमाउंट ऑफ वीक बेस। तो ये जो है, ये जो कुछ चीजों को पूरा करना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एटॉमिसिटी 3, मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल में 3 एटम होने चाहिए टोटल। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन 3 टोटल हो गए, एटॉमिसिटी 3 हो गई। ओजोन O3 में 3 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी 3 हो गई। बोथ 1 2, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। चलिए 33 बोलता है कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ NH4HS द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। So NH4HS क्या कर रहा है, अमोनिया गैस प्लस H2S, दिस इज सॉलिड। इफ द टोटल प्रेशर इज P-ATM देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। देखो जब आपने इसको इनिशियली लिया तो क्या होगा, 1 मोल ये बनेगा तो 1 मोल ये बनेगा, ठीक है, 2 मोल बनेगा तो 2 मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा तो 3 मोल बनेगा। तो या बोल सकते हैं कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर का P होगा तो पार्शियल प्रेशर का P होगा, बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज P, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज आल्सो P। सो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस P, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 2P, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा P टोटल बाय 2। Kp लिखिए, इस एक्सप्रेशन के लिए Kp लिखते हैं P मल्टीप्लाई विथ P। P की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से P टोटल बाय 2 मल्टीप्लाई विथ P टोटल बाय 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर टोटल बाय 4। सो P स्क्वायर टोटल बाय 4 हो जाएगा। देखिए क्या है, P स्क्वायर बाय 4 ATM स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बात करते हैं। The rate of diffusion of two gases A and B are in ratio 1:4, then their molar mass. So RA by RB क्या होता है, अंडर रूट ऑफ MB by MA होता है, आपको पता ही है। So that gives you क्या होगा बताओ, MA by MB क्या हो जाएगा, RB स्क्वायर by RA स्क्वायर हो सकता है क्या, या RB by RA होल स्क्वायर हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है।
तो बताओ Rb बाई Ra की वैल्यू क्या है? 4:1 है, सो 4/1 का होल स्क्वायर दैट गिव्स यू 4 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर दैट गिव्स यू 16:1। तो क्या हो जाएगा? 16:1 हो जाएगा। आपके पास है 8 ग्राम O2 नेगेटिव हैज अमाउंट चार्ज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ O2 नेगेटिव। तो बताओ 8 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 1/2 मोल। नंबर ऑफ O2 नेगेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू Na। ठीक है, बताओ 1/2 इंटू Na हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू Na। एक पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो इंटू 2 दैट इज Na। ठीक है, सो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? Na मल्टीप्लाई विथ E। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन खोजा और उस पे चार्ज पता कर लिया, सो Na इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 36 बताओ। क्वेश्चन 36 क्या है? क्वेश्चन 36 बताओ। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आपके पास है 100 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद 50 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट पीएच। तो देखो क्या है, अभी जो डिस्कस करी उसी से जुड़ा हुआ है। CH3COH प्लस NaOH क्या होगा बताइए? CH3COO प्लस वाटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या है? 100 इंटू 5, सो क्या लिख सकते हैं? 0.5 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या है? 50 ml, तो क्या होगा? 0.25। T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 0.5 में से 0.25 रिएक्शन किया तो बच गया 0.5 माइनस 0.25 दैट इज 0.25। ये 0 है और ये बन गया 0.25। सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट बताओ? दिस इज अ केस ऑफ क्या है? एक कैसा केस है? क्या एक बफर सॉल्यूशन का केस नहीं है? क्या एक बफर सॉल्यूशन का केस नहीं है? और बफर सॉल्यूशन का केस है तो बफर कैसे निकालते हैं बताओ? pH इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa कितना है? 4 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.25/V। 0.25/V cancel, so this value is coming to be 0, so pH is equal to 4। pH क्या हो गया? 4 हो गया। हाँ, ओके। क्वेश्चन 37, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ PCl5। तो क्वेश्चन 37 है PCl5। क्या होता है? sp3d होता है और इसका स्ट्रक्चर मैं बना दूं आप सभी के सामने। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस है और ये जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। क्लोरीन हियर, क्लोरीन हियर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड जो है लंबे होते हैं, इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है जनरली लोन पेयर्स के द्वारा फेवर किए जाते हैं। Hybridization of sp3d, yes, its hybridization is same as that of pF5, yes. Axial bonds are slightly longer, yes. All CLP bond angles are 90। तो देखो ये बॉन्ड तो 90 होगा, ये बॉन्ड 90 होगा, ये बॉन्ड 90 होगा, पर जो ये बॉन्ड है this is 120। Clear? This is 120 degree. Fine. Now coming to the next question, that is 38. Maximum number of electron in an atom having quantum number n is equal to 4, s is equal to minus 1/2. So 38. n is equal to 4 में बताओ एक s ऑर्बिटल होंगे, एक p ऑर्बिटल होंगे, एक s सबशेल होंगे, एक p सबशेल होंगे, d होंगे, देन f होंगे। इतने सबशेल हो सकते हैं। s में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। d में कितने? 5। f में कितने? सब। These all are the orbitals।
number of orbitals. So let me write it like this, number of orbital. समझ लीजिए 1 3 5 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस हाफ का एक माइनस हाफ का। तो एक माइनस हाफ यहाँ पे, 3 माइनस हाफ यहाँ पे, 5 माइनस हाफ यहाँ पे और 7 माइनस हाफ यहाँ पे। तो गिन के बताओ 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लिक्विड हैज अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 400 केल्विन। क्वेश्चन 39। ओके, सो इसको बना सकते हैं डेल्टा G = डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S। देखो ध्यान रखो क्या हो रहा है, उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, दैट इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा H = क्या हो जाएगा, T डेल्टा S हो जाएगा। T की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, T की वैल्यू दी है 400 केल्विन एंड डेल्टा S की वैल्यू दी है 100 जूल पर केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हुआ, सो दिस इज कम टू 40,000 जूल, दिस इज नथिंग बट 40 किलो जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ 3 सोडियम सॉल्ट NaX, Y and Z। तो देखो NaX, NaY, NaZ, इसका pH क्या है, pH is 7, pH is 9 11। समझिए क्वेश्चन को कैसे करना है। pH 7 का क्या मतलब होता है, pH 7 तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं। जब स्ट्रॉन्ग सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो क्या होता है, pH 7 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले होंगे, यानी कि जो X होगा, यानी कि जो HX होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो इसकी बात करो, NaZ यानी कि pH क्या है, पूरा बेसिक है, यानी कि पूरा का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, वो उसका पावर चल रहा है। यानी कि जो Z होगा वो बहुत ही वीक एसिड होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सॉरी यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला होगा, तब जाने के बाद, मिलने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का दिख रहा है। pH 11 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर, यानी कि ये जो होगा वो HY होगा, वो काफी वीक एसिड होगा और ये इन बिटवीन में है, तो बिटवीन में ही रह जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 41 R2Cl R2SiCl2 को वाटर के साथ कराओगे तो 2 क्लोरीन को OH से रिप्लेस करेगा, तो सिलिकॉन हियर, R हियर, OH हियर। सिमिलरली बहुत ऐसे होंगे, तो H हियर, R हियर, सिमिलरली HO एंड सो ऑन। तो क्या होगा, यहाँ से एक वाटर हटाओ, यहाँ से एक वाटर हटाओ, तो क्या होगा, एक लाइन जुड़ेगा, एक लाइन जुड़ेगा, एक लाइन जुड़ेगा, एक सो ऑन, एक लंबा लाइन जुड़ता चला जाएगा। तो ये क्या होगा, एक लीनियर पॉलीमर की तरह ट्रीट आप कर सकते हो उसको, किसे, लीनियर पॉलीमर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बेंड शेप विथ 1 लोन पेयर। तो आपके पास है SnCl2, SnCl2 क्या हो जाएगा, Sn का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है और 4d10 5s2 और 5 आई थिंक कार्बन के ग्रुप का है ना, तो क्या हो 5s2 और 5p2 है, 5s2 एंड 5p2 है। 5s2 एंड 5p2 का मतलब क्या है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 में से 2 क्लोरीन के द्वारा यूज कर लिए गए, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1 लोन पेयर प्लस क्या है बताओ, 2 बॉन्ड पेयर। तो बताओ कैसा दिखेगा, एक क्लोरीन हियर, एक क्लोरीन हियर, एक लोन पेयर, तो दिस इज बेंड शेप। आगे का देखते हैं, बाकी का देखते हैं, बाकी क्या हो रहा है। SnCl4 टेट्राहेड्रल, नो लोन पेयर। I3 लीनियर, नॉट बेंट, लीनियर। SO3 प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, 42 का क्या होगा, SnCl2 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 43 में आपके पास बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है और आपसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो उसके लिए तो आप रिएक्शन पहले लिख लो। क्वेश्चन 43 है, सो H2 प्लस Cl2 गिविंग यू HCl 1 मोल,
फॉर्मेशन मतलब एक मोल, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। अब देखो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो पॉजिटिव है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस नेगेटिव है। HCl का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मतलब क्या कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड को तोड़ रहे हैं मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए अगर डेल्टा HF करो तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ 435 प्लस क्लोरीन को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है बताओ, 243। सो 243 माइनस, क्यों, क्योंकि HCl का बॉन्ड बन रहा है, सो माइनस 431। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस 339 प्लस माइनस 431, दैट इज माइनस 92 किलो जूल। ठीक, 92 किलो जूल। एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन 44, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4s क्या होता है बताओ, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1। ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो s जो ऑर्बिटल होते हैं, s सबशेल होते हैं, सॉरी s सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उसका एंगुलर मोमेंटम के लिए L की वैल्यू होती है 0, S के लिए L की वैल्यू होती है 0 पुट कर दीजिए, तो दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो 0 पुट किए तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा 2s 3s 4s 5s सारे s का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, N2 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव क्या होता है 2.5, एंड O2 पॉजिटिव का क्या होता है 2.5, O2 पॉजिटिव ना, O2 पॉजिटिव का 2.5 मिल तो गया, हो गया आंसर करेक्ट ना। चलो बाकी का भी देख लो, तो आप नोट बना के रख लो। F2 का क्या होता है 1 होता है, नियॉन का क्या होता है 0 होता है, देन O2 का क्या होता है 2 होता है, देन B2 का क्या होता है 1 होता है, C2 का क्या होता है C2 ना, C2 पॉजिटिव, C2 का क्या होता है 2 होता है, देन वी हैव N2 का क्या होता है 3 होता है। तो क्या है N2 पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव का क्या हो 2.5 हो। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो। चलिए DT15 जो आएगा उसमें भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अच्छे से नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।